गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल लिटरेसी के 10वें चरण में आपका स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपको रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। हम लोगों का जो मूल मंत्र है, सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करें, जो भी हमारे पास पैसे हैं उसका किस तरह से हम शेयर में लगाएं और उस लगाने से पहले हम किन किन बातों पर ध्यान रखें, उसी सिलसिला को आगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सर से बातचीत करते हैं। सर, फाइनेंशियल लिटरेसी में सब जो बातचीत हम लोग आरंभ किए थे शेयर के बारे में, ये लिक्विडिटी क्या है? देखिए, एक्चुअली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें जो अगला इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ जो कंपनी का हम लोग देख रहे हैं कई पैरामीटर्स में बिफोर टेकिंग डिसीजन कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है या अभी वेट करना है। उसमें जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की क्या एबिलिटी है कंपनी का, क्या उसका क्षमता है, उसके विषय में बात करेंगे। हर कंपनी, आप जरूर जानते हैं कि हर कंपनी आजकल इक्विटी के साथ साथ, मतलब जो शेयर होल्डर का अपना फंड है उसके साथ साथ कंपनियों को लोन भी लेना होता है। सो काफ़ी एक्सपेंशन होती है, नए प्लांट्स खुलते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। सो कंपनीज लोन लेती है। आज के दौर में बिना लोन के कंपनी का ग्रोथ भी मैं कहूँगा कि बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उनको अपने नए नए एवेन्यूज़ को तलाशने पड़ते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को देखने पड़ते हैं। तो उनको शॉर्ट टर्म लेने के समय ये सारी चीज़ों को भी मुझे ध्यान देना होगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उसमें वो दो तरह के लोन होते हैं बेसिकली। एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए कंपनी लेती है, और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो बेसिकली एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लांट एंड मशीनरीज के लिए लेते हैं लॉन्ग टर्म। जो एसेट्स, यस, एसेट्स वगैरह के लिए जो लोन लेते हैं वो फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म लोन से। और जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है टू फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं बेसिकली, या ओडी वगैरह भी हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी कैसे इसके बारे में समझ पाएगा? बैलेंस शीट का स्टडी करने का थोड़ा सा हैबिट हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि कंपनी का कितना शॉर्ट टर्म लोन है, कितना लॉन्ग टर्म लोन है, और ये बाकी रेशियोज़ भी आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने लगे हैं, या जो हमारे पास साइट्स हैं जैसे स्क्रीनर हो गया या मनी कंट्रोल साइट्स हो गया, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट हमें क्या करना है कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसको ज़रूर देखना है बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी। हमें इन छोटे छोटे रेशियोज़ को, छोटे छोटे टर्म्स को समझ के और उसको ट्राई करना है, एक हैबिट बनाना है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, सो हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें कैलकुलेट नहीं करना कोई भी रेशियो, बिकॉज हर आदमी इतना फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो अपने से जाकर के रेशियो कैलकुलेट करेगा। बिल्कुल सही। टाइम का भी स्कार्सिटी होता है, बट हाँ, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उनको जाके जरूर देखना चाहिए। कृपया ध्यान रखें सर, जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, जिस तरह आप अपने घर की लड़की की शादी से पहले किसी लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक उसी तरह से जब कभी भी आपको अगर शेयर लेना है तो ये महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर देखें, अन्यथा फिर क्या एक पछताए क्या हो गया, क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर वो थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो फिर आपका कैपिटल लंबे टाइम के लिए ब्लॉक भी हो सकता है, कभी कभी लॉस में भी आपको निकलना पड़ सकता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान दें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। सो नॉर्मली दो तरह का मैंने बताया लोन होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके सर। तो शॉर्ट टर्म लोन की जो लायबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म लोन की कंपैरिजन में रीपेमेंट की लायबिलिटी फ्रिक्वेंट होती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है, जल्दी होती है। इंटरेस्ट दोनों में हमें मंथली पे करना होता है, मंथली ऑब्लिगेशन होता है इंटरेस्ट का, बिकॉज हर महीने अक्रू होता है। तो शॉर्ट टर्म जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म जो लोन है उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन है रीपेमेंट का, उसको टेस्ट करने के लिए हमें बेसिकली दो रेशियो हमें देखने होते हैं, करंट एसेट्स रेशियो एंड दूसरा लिक्विड रेशियो। ये दो रेशियो, मोटा मोटी और भी कई रेशियोज़ हैं मगर हमें उतनी डेप्थ में नहीं जाना है। अगर ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं, एक करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो भी हमारा काम चल जाएगा। सो नॉर्मली ये रेशियो क्या होता है, रिलेशन होता है बेसिकली। अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं, सो ये रिलेशन होता है करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है। करंट एसेट्स में मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बताता हूँ, करंट एसेट्स में नॉर्मली क्या आता है,
नॉर्मल याद रखने के लिए, मतलब जी सर, एक आपका डेटर्स आता है, मतलब जो जिसको आपने क्रेडिट पे माल सेल किया हुआ है, जिससे पैसा आना है, वो डेटर्स हो गया। सेकेंड इन्वेंट्री, आपके पास जो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, एसएफजी है, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, एफजी हो गया, ये तीनों तरह की इन्वेंट्री हो गई। और तीसरा बैंक एंड कैश बैलेंस भी इसमें आ जाएगा। बैंक और कैश का बैलेंस या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये सारे करंट एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटी आपका मेजरली करंट लायबिलिटी में जो विद इन ईयर हमें पे करना है, लाइक फॉर एग्जांपल वेंडर का पेमेंट हो गया जो 50 दिन, 60 दिन, 40 दिन जो भी आपका टर्म है, हाँ, वो पे करने हो सकते हैं। कुछ आपका स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होता है, जैसे टीडीएस हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सारा होता है, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ये सब नॉर्मली करंट लायबिलिटीज़ में चले जाते हैं, जो मतलब हमें इमीडिएट अगले महीने पे करना है, या कुछ होता है कि 6 महीने में पे करना है, या कुछ बट विद इन ईयर हमें पे करना होता है, वो करंट लायबिलिटी हो गया। सो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एक रिलेशन है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसका रेंज क्या होना चाहिए कि हमें समझ में आए। ये तो हो गया रेशियो मैंने निकाल लिया या मैंने कहीं देख लिया। अब मुझे कैसे समझ में आए कि ये जो रेशियो है ये हेल्दी रेशियो है। इट इंडिकेट्स कि कंपनीज इज इन ए हेल्दी पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। सो इसके लिए नॉर्मली बहुत ज़्यादा बेंचमार्क तो नहीं है, बट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानते हैं और जो विद इन इंडस्ट्री कंपैरिजन वो करेंगे, या इसी कंपनी के प्रीवियस ईयर्स के सिचुएशन को अगर फिगर्स को कंपेयर करेंगे, और जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे एक्सेप्टेबल लेवल है कि मोर देन 1 होना चाहिए। मतलब आपकी जो करंट लायबिलिटी है उससे दुगुना आपके पास करंट एसेट्स होना चाहिए कि आप कंफर्टेबली पे कर पाएँ करंट लायबिलिटी को। मोर देन 1 होना चाहिए, और अगर वो रेशियो आपका 2 और 3 के बीच में है तो बहुत अच्छा है। दैट इज़ वेरी गुड एक्सेप्टेबल, वेरी गुड एक्सेप्टेबल लेवल। सो मोर देन 1 होना चाहिए करंट रेशियो। और किसी कंपनी में अगर करंट रेशियो 2 और 3 है, या 2 और 3 के बीच में, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड पोजीशन। सेकंड आते हैं क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो में जो मैंने आपको 3 ब्रॉडली करंट एसेट्स बताए हैं, इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश एंड बैंक। सो कैश एंड बैंक तो बहुत लिक्विड है, कैश और बैंक में है और कैश में पैसा है। सेकेंड चीज़ आ गया डेटर। डेटर नॉर्मली जो टर्म्स होते हैं वो 30 डेज़ का भी होता है, अगेंस्ट डिलीवरी भी होता है, किसी का 40 डेज़ भी होता है, किसी का 60 डेज़ भी होता है। सो पर वो पैसा है कि मिल जाएगा आपको, मतलब विद इन ए मंथ और 2 मिल जाएगा आपको। इन्वेंट्री में एक रिस्क होता है कि साइक्लिकल कभी कभी होता है कि इन्वेंट्री बहुत तेज़ी से लिक्विडेट नहीं होता है। किसी महीने में अच्छे सेल हो गया तो अच्छा इन्वेंट्री लिक्विडेट हो गया, फिर अगर अच्छा सेल नहीं हुआ तो इन्वेंट्री लिक्विडेट जल्दी नहीं होता। तो नॉर्मली क्विक रेशियो के लिए जो करंट एसेट्स का डेफिनेशन है उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री जो होगा वो एक एसेट्स हो गया। और सेकेंड करंट लायबिलिटी का जो पोर्शन है दैट विल रिमेन सेम। सो ये रिलेशन है जो क्विक एसेट्स है और करंट लायबिलिटी का। मतलब अगर मेरे पास इन्वेंट्री लिक्विडेट मेरा फास्ट नहीं हो रहा है तो मेरे पास जो बचता है उससे मैं अपने इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको कितना कंफर्टेबली मैं पे कर पाऊँगा। मैं विद इन कंफर्टेबल रेंज में हूँ या मैं आई एम एट रिस्क, कंपनी इज एट रिस्क। सो ये बेसिकली इसका भी रेशियो जो कंफर्टेबल है वो 1 होना चाहिए एटलीस्ट। हमें देखना चाहिए कि 1 है या नहीं, एटलीस्ट 1 होना चाहिए टू मेक ए पॉजिटिव डिसीजन। एंड अगर ये एनीवेयर मोर देन 1 है या 2 है तो दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। सो ये शॉर्ट टर्म हो गया। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के डिस्कशन में। जो लॉन्ग टर्म लोन्स का हमने बात किया उससे रिलेटेड 3-4 मेजर रेशियोज़ हैं जो हमें देखना चाहिए। बट हाँ, इसमें एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, किसी कंपनी का जो ये लिक्विडिटी रेशियो है वो बहुत अच्छा होता है। बट जो सॉल्वेंसी रेशियो जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जो लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। सो अगर हम सिर्फ एक पे जाएंगे कि भाई लिक्विडिटी इसका बहुत अच्छा है तो हो सकता है हमें फिर धोखा मिल जाए। तो हमें दोनों रेशियो को कंबाइनेशन में कंपैरिजन करते हुए एक ही बार में देखना चाहिए। सो सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट्स कि हमारा जो एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इट्स लायबिलिटी है लाइक इंटरेस्ट वगैरह, वो हमारा कैसा है, लॉन्ग टर्म लोन को रिपेमेंट की हमारी एबिलिटी कैसी है। सो नॉर्मली इसमें 2-3 मेजर जो रेशियो है हमें देखना चाहिए। एक तो डेप्ट टू टोटल एसेट्स का जो रिलेशन है, देन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए, और एक इंटरेस्ट भी हमें पे करना होता है लोन के साथ साथ, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 3 मेजर रेशियो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सो एसेट डेप्ट टू टोटल एसेट्स का जो रिलेशन है वो बेसिकली ये इंडिकेट करता है, ये जो रेशियो है डेप्ट टू टोटल एसेट्स का, ये दिखाता है कि जो मेरा टोटल एसेट्स है उसका कितना पोर्शन डेप्ट से फाइनेंस्ड है। मतलब जो एसेट होता है किसी भी कंपनी का, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली
मेजरली इक्विटी फंड से फंडेड होता है, अच्छा। ओनर्स के इक्विटी फंड से या रिजर्व सरप्लस से फंडेड होता है। बट कभी कभी एक्सपेंशन मोड में गए और हमें बिजनेस में प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है, जो रिटर्न आने वाला है बिजनेस में उसमें बहुत अच्छा है, देन हम लोन लेके भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करके अपना ग्रोथ करती है कंपनियाँ। ओके। सो ये जो डेट टू टोटल एसेट्स का रेशियो है, ये इट इंडिकेट्स कि हमारा जो भी डेट है वो टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन है। सो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो एक्सेप्टेबल रेंज होता है, इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही मैं बता देता हूँ। टोटल जो डेट्स है आपका, टोटल डेप्ट है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो भी आपका टोटल एसेट्स है वो एक रेशियो निकल जाएगा। नॉर्मली क्या है इसका एक्सेप्टेबल लेवल, नॉर्मली एक्सेप्टेबल लेवल होता है कि 0.3 टू 0.6 परसेंटेज में देखिए तो मैक्सिमम 30% टू 60% मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। सो उससे अगर ज़्यादा है तो आप बहुत रिस्क पे हैं। मतलब 0.3 है अगर आपका है, मतलब 0.3 पोर्शन अगर आपका फंडेड है डेट से टोटल एसेट्स का, तो आप अच्छे कंफर्टेबल लेवल में, कंपनी अच्छा है, दैट इज़ इन गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नाउ दूसरा हम लोग आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सो जो टोटल कैपिटल है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टेड है, सो वो बेसिकली इक्विटी हो गया, जो ओनर का अपना रिजर्व सरप्लस और इक्विटी हो गया। सेकेंड हो गया डेट। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि डेब्ट और इक्विटी का कितना क्या रिलेशन है, मतलब कि क्या रेशियो है, कितना डेब्ट है और कितना इक्विटी है। टोटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है एम्प्लॉयड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट का कितना पोर्शन है और इक्विटी का कितना पोर्शन है। सो इसका भी जो नॉर्मली जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है नॉर्मली होता है डेट्स जो लोन है डिवाइडेड बाई इक्विटी, और जो एक्सेप्टेबल रेंज होता है वो रेंज बिलो 2 होना चाहिए, नॉट मोर देन 2। सो मोर देन 2 अगर है तो देन यू आर एट रिस्क। मतलब आप ये समझिए कि अगर मुझे कुछ भी लोन पे लेना है फॉर एग्जांपल, सो नॉर्मली मुझे ये कोशिश करना चाहिए कि जो मेरा पैसा लग रहा है उससे मैं 2 गुना तक ही लोन लूँ, उससे ज़्यादा नहीं लूँ जी, उससे ज़्यादा लोन नहीं लूँ। तो नॉर्मली इसका जो एक्सेप्टेबल लेवल है इट शुड नॉट बी मोर देन 2। सो बिलो 2 है तो दैट इज़ वेरी गुड पोजीशन। 0.5 है, 0.54 है, 1 है, देन इट्स अंडर कंट्रोलेबल पोजीशन, बट नॉट मोर देन 2। मोर देन 2 होगा तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यू आर एट रिस्क, आपकी सॉल्वेंसी रिस्क पे है। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो लोन के रिपेमेंट की बात होगी। अब इंटरेस्ट भी एक मेजर पोर्शन होता है। सो इंटरेस्ट का कवरेज का पोजीशन भी हमको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कवरेज का हमारा एबिलिटी मतलब कितना है, हम कितना कंफर्टेबल हैं टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी रीजन से लोन पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, सो उसका रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है और या हमें उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, बट इंटरेस्ट विल कीप ऑन अक्रूइंग, इंटरेस्ट उस पर आता रहेगा। इंटरेस्ट आता रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता है। हाँ, मतलब अगर आप पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। सो इंटरेस्ट को जो पे करने की एबिलिटी है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कि हमारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। सो इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, EBIT है, उसका और जो इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी है हमारी, इंटरेस्ट पेमेंट है, उसका रिलेशन होता है बेसिकली इस रेशियो में। सो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि हम इसको निकालते ऐसे कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमारा इंटरेस्ट पेबल है या इंटरेस्ट का हमें पेमेंट करना है उससे डिवाइड करते हैं। सो नॉर्मली मिनिमम जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो 2 होना चाहिए। मतलब जितना भी, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 नहीं है, इसका मतलब आप जो भी कमा रहे हो पूरा इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं, तो आप शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ बचा नहीं रहे, या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी कुछ नहीं बचा पा रहे, या लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का जो रिपेमेंट हमें करना है उसके लिए भी कुछ आप नहीं बचा पा रहे हैं। सो ये मिनिमम तो 2 होना चाहिए, बट जितना भी ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, दैट इज़ मोर बेटर, दैट इज़ बेस्ट पोजीशन आई विल से। सो मिनिमम 2 से अगर कम है, इट इंडिकेट्स कि यू आर इन रिस्की जोन, डेंजर पोजीशन, रिस्की जोन में आप हैं। सो ये छोटी छोटी जो मैंने रेंज बताए हैं इसको ज़रूर देखना चाहिए बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। और अगर हम पॉजिटिव हो रहे हैं, किसी शेयर को हम एनालाइज कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, लंबे टाइम से उसको देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उसके पिछले सालों का भी कंपैरिजन कीजिए, जो उसी शेयर्स का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों में उसको कंपैरिजन कीजिए। पीयर इंडस्ट्री, उसी सेगमेंट में काम करने वाले इंडस्ट्री से कंपैरिजन कीजिए, तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा कि भाई किसी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो है वो 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर पोजीशन में है, प्लेस्ड है। किसी का जो
क्विक रेशियो है या करंट एसेट्स का करंट रेशियो है वो 2:3 है, तो दैट इज़ गुड। अगर किसी का डेट टू एसेट रेशियो, कभी कभी कोई कंपनी होती है जैसे आईटीसी है, उसका डेट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, मतलब कि डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है वो, सो दैट इज डेट फ्री कंपनी, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। प्लस उसका डेट टू इक्विटी या डेट टू एसेट रेशियो भी देखने की जरूरत नहीं है। देन उसका फिर डिसीजन हम ऑपरेटिंग जो रेशियोज होते हैं उस पर उसके पीयर से कंपैरिजन करके देखेंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे कंपैरिजन करेंगे, स्टडी करेंगे तो अपना जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा और हम एनालिसिस करने की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ेगी और हम एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जिस तरह से हम ऑटोमोबाइल की बातचीत करते हैं तो वहाँ बहुत सारे एसेट्स लगते हैं, आईटी वगैरह में भी इस तरह के एसेट्स लगते हैं? आईटी में देखिए टैंजिबल एसेट्स उनके भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, उनके R&D में और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है। सो उनके पास भी एसेट होते हैं, उनके पास टैंजिबल एसेट्स थोड़े कम होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स ज़्यादा होते हैं। एसेट्स तो बिना एसेट की कोई कंपनी काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही। कहने का तात्पर्य है कि जब कभी भी आप किसी भी शेयर को लेने जाएं तो पहले देखें कि वास्तव में उसका क्या एसेट्स है, क्या लोन है, और वास्तव में जो वो लोन पेमेंट कर रही है वो बेनिफिट्स के बराबर है या उससे ज्यादा है, क्योंकि आपका जो भी एसेट्स आपने लोन पे लिया है उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जा रहा है। अगर इंटरेस्ट से कम प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर, अपने जो शेयर होल्डर्स को वो बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगी। सो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज के डेट में क्या है, जो कंपनी सॉल्वेंट नहीं है वो कभी भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कभी भी वो बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंक्रप्सी में चली जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा। सो नॉर्मली ये देखना पड़ेगा कि कंपनी शुड बी सॉल्वेंट, वो प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी हम अर्न करें तो चलेगा, बट कंपनी सॉल्वेंट होना चाहिए, उसकी सॉल्वेंसी बनी रहनी चाहिए, उसकी लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अगर वो सॉल्वेंट और लिक्विड नहीं है, उनकी लिक्विडिटी रेशियो अच्छी नहीं है, सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब उनका एक्सपेंशन भी इम्पॉसिबल है, उनको फर्दर लोन भी नहीं मिलेगा और वो कभी भी बैड लोन ट्रैप में फंस सकते हैं और उनका जो भी बिजनेस है वो और आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम जो साधारण लोग हैं, जो एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, हमारा प्रत्येक पैसा खून पसीने की पैसे होती है, अतः हमें इन सारे बातों को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे से औसत में बताया, एवरेज में बताया कि आपको हमेशा मोर देन 2 में किस तरह से देखना है। सर नेक्स्ट सीरीज में आप क्या बताने वाले हैं? नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एक्टिविटी रेशियो पे बात करेंगे, एक बार एक्टिविटी रेशियो पे बात करेंगे और उसके बाद फिर अगले सीरीज में और भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। अभी 2-3 सीरीज में हम लोग एनालिसिस से रिलेटेड बात करेंगे, फिर आगे एक सेशन 2 सेशन में हम लोग लेंगे कि ओवरऑल इन सबको कैसे एनालाइज करें, उसके बाद लगभग ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा। ध्यान रखें, अगर कभी भी आपको इस संदर्भ में कोई भी जरूरत पड़ता है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं शाम में 7 बजे के बाद। और ये सारी चीज छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी गहन रिसर्च के बाद ये सारे चीज आते हैं। क्योंकि सर का इस क्षेत्र में लगभग 13-14 साल का काफी सुंदर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसलिए बहुत ही आसानी से आप एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है। अतः इस चीज को गंभीरता से देखें, समझे, जाने, तब अपना एक पैसा भी किसी शेयर में लगाएं। और कोई भी समस्या हो प्लीज कॉन्टेक्ट करें। सर की हॉबी है लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके पैसे का बेनिफिट मिले। फिर हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं इसी फिलॉसफी के साथ, सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करें। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद सर।